में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन की जो दिल्ली में किया गया। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को महसूस हुआ है कि ओबीसी के लिए मुझे जो कुछ करना चाहिए था, हमारी सरकार को करना चाहिए था, वो कर नहीं पाए। और ये बात पहली बार नहीं कही, इससे पहले भी कह दिया उन्होंने कि हम दूसरे उसी में मुद्दों में लगे रहे, लेकिन ओबीसी पे हमने फोकस नहीं किया। अब राहुल गांधी को एहसास हो रहा है या फिर वोट की राजनीति है। यूं तो अगर इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि वोट की कोई राजनीति नहीं हो, कोई भी पार्टी, और करनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि उससे पीछे हटना नहीं चाहिए, ना पल्ला झाड़ना चाहिए। भाई आप राजनीति में हैं तो अगर राजनीति में रह करके वोट की राजनीति नहीं करेंगे, मकसद तो एक ही होता है, अगर कोई बच्चा एग्जाम देता है तो उसको एग्जाम क्लियर करना। राजनीतिक दल हैं तो सत्ता की कुर्सी के लिए कोई लालच नहीं होगा। और अगर कोई दल कहता है कि नहीं हमारा एजेंडा ही नहीं है कि सरकार में आए, हर व्यक्ति का ही होता है, और नहीं है तो फिर उनको चैरिटी में काम करना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, उसकी भी आवश्यकता है इस देश को। अगर मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कहूं कि नहीं मेरा मकसद खबर लिखना है, खबर लिखना ही मकसद है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ भाजपा से शैलेंद्र धवाई साहब हैं, कांग्रेस से संदीप कलवानिया साहब हैं, और हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहला शैलेंद्र जी आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। ओबीसी सम्मेलन इससे पहले कई राज्यों में भी किए गए या छूट गए, अब किए जाएंगे, और ये एक नेशनल सम्मेलन किया गया जिसमें बाकायदा कांग्रेस ने एक फोकस किया है कि हमें ओबीसी पर फोकस करना होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, राहुल गांधी जी को सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए ओबीसी वर्ग से। वो कहते हैं मेरे से गलती हो गई कि मैं अन्य पिछड़ा वर्ग को समझ नहीं सका, उनके मुद्दों को नहीं समझ सका। राहुल गांधी जी तो भारत के सामाजिक ताने बाने को ही नहीं समझ सके, भारत के लोगों की आवश्यकताओं को, मूलभूत जो उनकी जरूरतें हैं उनको नहीं समझ सके। और ओबीसी की बात करने वाले, बताइए कांग्रेस पार्टी, इनके जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने कभी पिछड़ा वर्ग को सपोर्ट नहीं किया। और मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता। आप देख लीजिए, अगर पिछड़ा वर्ग को 70 साल बाद अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। अगर 27% आरक्षण एमबीबीएस और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दिए गए तो मोदी सरकार के द्वारा दिए गए। अगर क्रीमी लेयर को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। अगर आप देखेंगे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों में जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया, वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। और मंडल आयोग को लागू करने में भी आप देखिए, जब 1989 में गैर कांग्रेसी सरकार आई और जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार थी, तब मंडल आयोग को लागू किया गया। तो ये ओबीसी की बात ही नहीं करे। अगर आज उनको पछतावा हो रहा है तो शायद उनके जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थे, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी, सबकी तरफ से उनको पूरे पिछड़ा वर्ग से माफी मांगनी चाहिए कि साहब मैं आपकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है, कांग्रेस ने कभी किसी समाज का, चाहे वो ओबीसी हो, एससी एसटी हो, चाहे अन्य वर्ग हो, उन्होंने कभी किसी का भला नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक समझा। आप देखिए किस तरह से इन्होंने मुसलमान भाइयों के साथ तुष्टीकरण की नीति की। क्या उनका भला कर पाए? क्या उनका विकास कर पाए? मैं बड़ा क्वेश्चन करता हूं राहुल गांधी जी से। बताइए, जिसको लेकर आप 75 साल पूरी राजनीति करते रहे, जिनको आपने गोद में बिठाया, सच्चर कमेटी आपने बनाई, उसका पूरे मुसलमान भाइयों का पूरा चेहरा, किस तरह की वहां हालात थे, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, क्या पिछड़ापन था, क्या उनको आप दूर कर पाए? नहीं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र ये रहा है, किसी भी वर्ग का, जाति का कभी भला नहीं करते, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और आज अगर इनको सुध आ रही है तो जब ये 13-11 सालों से जब सत्ता से बाहर है तो आज इनको पिछड़ा वर्ग याद आ रहा है। चलो बता दें, एक भी काम बता दें कि पिछड़ा वर्ग के लिए हमने ये किया। चलिए संदीप जी, कुछ किया? ये तो आप एक तो धवाई साहब को बताया कि आपने कुछ किया है क्या? दूसरा, अब एहसास क्यों हो रहा है कांग्रेस को? देखिए योगेंद्र जी, आज जो ओबीसी का जो महासम्मेलन जो दिल्ली में हुआ है, वो हमारी पार्टी ने इस मकसद से किया है कि जो समाज के जो मुख्य धारा में जो ओबीसी वर्ग है वो कहीं अगर पिछड़ रहा है तो उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। निश्चित रूप से जब हम सत्ता में थे तो कुछ जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, मगर हमेशा परिवर्तन होता है और सीख ली जाती है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और आप देखें कि हमारे नेता राहुल गांधी ने लगातार ये मांग उठाई थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना देश में सबसे पहले 1931 में हुई थी। उसके बाद में अब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगातार मांग कर रहे थे, और उसी के दबाव में ये नतीजा है कि
भाजपा ने उसके नीति हमारी मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। इससे क्या होगा, आप देखें कि जो देश में जितनी भी जातियां हैं जो अपने देश के विकास में या देश की नीतियों में जिनकी भागीदारी नहीं थी, उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाएगी। जितनी संख्या है उतने अनुपात में उनका बजट आवंटन होना चाहिए और उनको भी देश के विकास में मुख्य धारा में लाना चाहिए। आप देखें, राजीव गांधी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आज देखें संविधान के 33वें 74वें संविधान संशोधन में अमेंड किया था और नगरीय और नगरपालिका और ग्राम पंचायतों में जो आज जो ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल रहा है या SC ST वर्ग को जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है वो कांग्रेस की देन है। तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नीति रही है कि जो मुद्दे हैं या जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश करने के। जो आज जो ग्रामीण विकास भी है या नगरीय विकास में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे पंच सरपंचों का देख लें, चाहे प्रधान का देख लें, चाहे जिला परिषद का देख लें, चाहे पार्षद का देख लें, चाहे मेयर का देख लें, ये राजीव गांधी जी की देन है, जिसमें 73वें 74वें संविधान संशोधन में इनको संवैधानिक दर्जा दिया और उसके बाद में इनका प्रतिनिधित्व तय किया। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारतीय कांग्रेस पार्टी है जो ओबीसी वर्ग के लिए जितना अच्छा विकास कर पाएगा और जितना अच्छी नीति बना पाएगा, उसके लिए बहुत ही अच्छी हम आगे योजनाएं भी ला रहे हैं, नीति भी हम नए सिरे से लेके आ रहे हैं। तो संदीप जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार नहीं बची है, कर्नाटक और तेलंगाना, वहां पे आपकी फुल फ्लैश जो गवर्नमेंट है, तो कुछ ऐसी प्लानिंग आप लोग करेंगे जिससे एक मैसेज जा सके कि देखिए जहां हमारे राज्य हैं वहां पे हमने ये किया। हाँ, हिमाचल में भी आपकी है, तो वहां से कुछ मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हमने ओबीसी के लिए ये कुछ किया। आने वाले दिनों में कुछ निश्चित रूप से देखिए, आप जैसे हमारा तमिलनाडु में है तो वहां पर हमने तेलंगाना में जो जातीय जनगणना करवाई हमने, हमारा जातीय जनगणना करवाने का मकसद यही था कि सभी समाज की जितनी भी जातियां हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले। जो 50% की जो वो आरक्षण की सीमा है उसको उसके ऊपर जाके हम उनको प्रतिनिधित्व दे सकें। तो आने उसमें हमने जो तेलंगाना में जो किया है नवाचार, उसमें यही किया है कि उनके जो अनुपात है जातियों का, उसके आधार पे उनकी हमने नीतियां बनाई हैं और उससे निश्चित रूप से उनको काफी फायदा होगा। दर्शक, आपके पास मैं आना चाहूंगा। खैर, अब किस जाति को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो फ्यूचर में बताएगा, लेकिन प्रेजेंट में तो हम ये बात मान के चल सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में ओबीसी पे काफी कुछ सियासत गरमाने वाली है। देखिए, निश्चित तौर पे अगर देश में बात की जाए, एक अनुमान के तौर पर बात की जाए, हालांकि जनसंख्या की जो गणना है वो लंबे समय से नहीं हुई, लेकिन एक अनुमान के तौर पर माना जाता है कि 55-56% जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी वर्ग से आती है। अब ओबीसी वर्ग को कैसा साधा जाए, उसको लेकर कसमकस पार्टियों में चल रही है, खासकर कांग्रेस में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज खुद स्वीकार किया कि जातिगत जनगणना नहीं कराना ये मेरी गलती थी। इन्होंने सीधे तौर पे स्वीकार किया कि कांग्रेस राज में अगर जातिगत जनगणना होती तो उसका फायदा ओबीसी वर्ग को मिलता, लेकिन हम नहीं करा पाए। मुझे पता नहीं था, मैंने SC ST को नजदीक से देखा, आदिवासी वर्ग की क्या कमियां हैं, क्या उनकी समस्याएं, उनको मैंने नजदीक से देखा। अब मुझे लगा कि ओबीसी वर्ग की जो नजदीकी है उन पर भी मुझे फोकस करना चाहिए। अब बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस को लगता है कि 2029 के अंदर जब चुनाव होंगे उसमें उस चुनाव में कैसे वापस आया जाए, कैसे कह सकते हैं सूखा खत्म किया जाए, क्योंकि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है। तो ऐसे में सरकार को चैलेंज करने के लिए SC ST आपके साथ है, कांग्रेस को लगता है कि SC ST हमारे साथ है, अल्पसंख्यक वर्ग हमारे साथ आता। अगर ओबीसी का वर्ग भी एक बड़ा वर्ग हमारे साथ इसमें टूट कर आ जाता है तो हम सत्ता बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और इसी परिपाटी के चलते कांग्रेस लगातार ही कोशिश कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस ने पहले कास्ट सेंसस की बात की, जातीय जनगणना की बात की, फिर उन्होंने अब नया मुद्दा पकड़ा कि ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ओबीसी की वर्ग की जो जाति है उनके दिमाग में बैठाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, हम अगर सत्ता में आए तो निश्चित तौर पे आपका भला होगा। अब भला किसका होगा नहीं होगा एक बड़ा सवाल है, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस आपको लगेगा स्टेट में भी इस तरह के सम्मेलन कर सकती है, क्योंकि जो दिल्ली के स्तर पर जो चर्चा हो रही है, राहुल गांधी ने लगातार ये मैसेज दे रहे हैं। और आज की सभा के अंदर भी राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग के तमाम जो सीनियर नेता अलग अलग स्टेट से वहां पहुंचे थे उनको निर्देश दिया कि स्टेट के अंदर भी जो ओबीसी वर्ग है उसको साथ जोड़ा जाए, कैसे उसको साथ लिया जाए, ताकि 2029 की जो लड़ाई है
उसमें हम बीजेपी को फाइट कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये एक मलाल खड़गे साहब की स्पीच में भी देख रहा हूं, उनका कहना था कि 30 सीट भी अगर और आती है हमारी तो हम सत्ता पे काबिज होते। सत्ता की तो लड़ाई है, सब कुछ सीटों की कश्मकश और कवायद भी इसकी बैक स्ट्री तो नहीं कहूँगा, एक मकसद कहूँगा इसे मैं, कि ये होता भी और होना भी चाहिए, कोई बात नहीं है। मैं शैलेंद्र जी आपके पास में आना चाहता हूँ। अब देखिए, राजनीति है, राजनीति में ये तो ऐलान जंग है और जिसको जो लगता है कि मेरे लिए ये हथियार ज़्यादा कारगर होगा उसी को उपयोग करते हैं। हथियार माफ़ करिएगा, कोई वेपन नहीं चलाने यहाँ पे, उस तरह के हथियार है कि आपको शब्दों के बाण हैं, किस जाति को साधने की कोशिश कर रहे हैं, सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शपथ ली जा रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि दूसरा भी खड़गे ने आरएसएस, राहुल गांधी और खड़गे दोनों, उन्होंने आरोप भी लगाया है कि मोदी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आरएसएस ने सब कुछ, उनका एक स्ट्रक्चर और जो चीज़ें बनी हुई हैं, लोगों के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ ओबीसी पे फोकस किया जाएगा, फोकस तो आप लोग भी करेंगे, पर कैसे इसे साधा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस भी इसके पीछे लगी हुई है और जातीय जनगणना जो आप लोग करा रहे हैं उसको लेकर के बड़ा एक विजय दिवस की तरह मान करके चलती है कांग्रेस, तो कि हमारे प्रेशर में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, जिसका जिक्र आज भी किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी कितना ही पिछड़े वर्ग सम्मेलन करा ले, सामाजिक न्याय की बात कर ले, लेकिन उन्होंने कभी भी 75 साल में इन्होंने कभी भारत में इन्होंने 58 साल राज किया और पिछड़ा वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। आप बताइए, जब काका कालेलकर कमेटी बनी थी जिसमें पिछड़े वर्ग को आइडेंटिफाई करने की बात थी और उनका किस तरह से सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान किया जा सकता है, जो अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, लेकिन उस काका कालेलकर की रिपोर्ट को दबाने का, सिफारिशों को दबाने का काम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। आप देखिए किस तरह से मंडल आयोग बना, जब बीपी मंडल आयोग बना, जो सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है, और उसने जब पूरी उसकी स्टडी आई और उन्होंने जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य से जब पिछड़ी जातियों का सर्वेक्षण किया और उन्होंने सिफारिशें की, उसको भी दबाने का काम किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने किया, उनकी सिफारिशों को लागू नहीं होती। जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तब जाकर ये मंडल आयोग लागू हुआ और पूरा भारत जानता है। आज आप कितनी ही बात कर लीजिए, जातिगत जनगणना को भी आपका विरोध रहा है। राजीव गांधी ने खुले संसद में कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, ये भूल जाते हैं और आज सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए उनको पिछड़ा वर्ग याद आ गया। क्या आज राहुल गांधी जी को यह नहीं कहना चाहिए था मन से कि अगला कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग का होगा? यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने पहला प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से दिया, मूल ओबीसी से दिया। आप देखिए, और आज हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उसमें 27 मंत्री ओबीसी से आते हैं। राजस्थान के प्रदेश में राजस्थान के प्रदेश, 2 मिनट हमारे पास, सेकंड दे दीजिए। मैं राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जो माननीय मदन राठौर जी हैं, वो ओबीसी से आते हैं और हमारे यहाँ 12 मंत्री हैं ओबीसी। उसी से आगे की बात कर रहा हूं मैं। एक बात जानना चाह रहा हूं, एक बात तो हम करें विश्व गुरु बनने की, भारत की 21वीं सदी को बुनाने की बात भी कर रहे हैं सबको, हम जातियों के जंजाल से बाहर नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने जात के लेकर, जात पे ना पात कर जातियों का विरोध किया था। कुछ दिन पहले ही आपकी पार्टी ने भी जातियों का विरोध किया था कि कांग्रेस ने तो ये नारा था और जातियों का तो आपका भी उस पर ठप्पा था। बात सही है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं जो जाति की राजनीति से दूर भगते हैं और दूर रहते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल है जो जातियों के जंजाल में नहीं फंसना चाहता है। देश का भला हो नहीं हो, लोकतंत्र में क्या होगा क्या नहीं, संविधान हमारे जातियों के खिलाफ, कि जाति शब्द के ही वो खिलाफ तक जातियों के जंजाल से दूर रहना होगा। मैं मतलब उस एग्जैक्ट लैंग्वेज से मैं वैसे मजमून समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो संविधान में आज भी है। आप लोगों तो, आप तो लॉयर हैं, पढ़ा आपने, लेकिन हर राजनीतिक दल जातियों को साधने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी की लालसा के कारण करता हो, कोई भी पार्टियां हो। आप इससे कैसे बच सकते हैं? आप ओबीसी की दुहाई दे रहे हैं, कितने ओबीसी के हमारे लोग हैं और हम ये कर रहे हैं, ओबीसी का हमने प्रधानमंत्री बना दिया। नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है उस दौर में जब प्रधानमंत्री बने होंगे, आज आप काउंटर करने के लिए कुछ भी कहें, उनका अपना एक रोल मॉडल था जिसके कारण वो प्रधानमंत्री बने। ओबीसी के नाम पे नरेंद्र मोदी ने को देश ने, मुझे लगता है कि 2 चुनाव में कभी वोट नहीं दिया, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दिया। तो मैं तो कहूंगा कि वो बिल्कुल काम करिए, विकास के एजेंडे पे लड़िए, जातियां सब गौण होंगी। सिर्फ वोट के लिए अगर जातियों के जंजाल में राजनीतिक दल फंस रहे हैं तो इस देश का हित नहीं कर रहे हैं, वो उसको और पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जात पे ना पात पे आप लोगों का तो नारा था, वो अब जातियों में क्यों फंसते जा रहे? राहुल गांधी जी को इतने सालों बाद समझ में आ रही है।
देखिए योगेंद्र जी, जो नाराज की जो आप बात कर रहे हैं वो तत्कालीन परिस्थितियां में हम आज भी चुनाव में विरोध कर रहे हैं। चुनाव हम कभी धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़ते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जो लड़ती है वो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है, जाति के आधार तो आप लोग जातियों के आधार पर लड़ेंगे? हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि देश में सभी जातियों का उचित प्रतिनिधित्व मिले। हमारे नेता राहुल गांधी हमेशा पिछड़े, कमजोर और ओबीसी और आदिवासी लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके लिए हमेशा भले की सोचते हैं, और इसी का नतीजा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना कराने का जो निर्णय लेना पड़ा वो कांग्रेस की दबाव में लेना पड़े। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी, आप देखें कि अभी देश के उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ जी थे उनको उन्होंने ये एजेंडा आज का नहीं है, मैं दरअसल 30 सेकंड में चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये माना जा सकता है कि जातियों में फंसा करके केवल बस वोट बैंक को साधने की कोशिश करने से देश का तो भला नहीं होगा। देखिए, निश्चित तौर पे देश का भला इससे नहीं हो सकता। अगर आप जातियों में ही बात करोगे, जाति के आधार पर वोट, और हमने देखा कि अलग अलग पार्टी से कोई भी अछूती नहीं है, चाहे कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी पार्टी, जब टिकट दिए जाते हैं तो जातिगत आंकड़ा देख के टिकट दिया जाता है। उसी के आधार पर पैनल तैयार होते हैं कि किस जाति कितने वोट है, किस जाति का अगर प्रत्याशी होगा तो उसको वहां पे लीड मिल सकती है और लीड से वो चुनाव निकाल सकता है। लेकिन अगर देश का भला करना है, देश को विकसित बनाना है, तो निश्चित तौर पर हमें इस मकड़जाल से बाहर निकलना होगा और देश के बारे में सोचना होगा। हालांकि कई बार नेता कहते जरूर है, लेकिन ये धरातल पे दिखता नहीं है। बिल्कुल होना कायदे से यही चाहिए। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा जो लोग वास्तव में जाति और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं, अपने हुनर और काबिलियत के बदौलत अगर जनता के दिल में जगह बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता उसे ज्यादा सैल्यूट करती है। लेकिन राजनीतिक दलों को लगता है कि शॉर्टकट मेथड है और इसमें अगर हम लुभाएंगे इन जातियों को तो शायद जल्दी हमें सत्ता की कुर्सी मिल सकती है। लेकिन मैं इसे उचित नहीं मानता, और मुझे लगता है कि ना संविधान जिससे हम बंधे हुए हैं और जिससे हमारा सिस्टम गवर्न होता है वो भी अलाउ नहीं करता। लेकिन राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी मंशा है, वो कैसे भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।